हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। इस चैनल के ऊपर अपन आरपीएससी सेकंड ईयर साइंस से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं और मैंने बायोलॉजी को पढ़ाना आपको स्टार्ट कर दिया था। इसकी अपन 4 वीडियोस ऑलरेडी बना चुके थे और पहले टॉपिक से ही मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा था और अपन आज 5वीं वीडियो के अंदर बढ़ने वाले और 5वीं वीडियो की अपन बात करेंगे। पहले टॉपिक से हमने स्टार्ट करा है और पहले जो यूनिट थी सेल बायोलॉजी उसका पहला टॉपिक हम कर रहे हैं और ये इसकी 5वीं वीडियो होने वाली है। इससे पहले 4 वीडियोस हमने ऑलरेडी कर ली है। इसकी जो प्लेलिस्ट है यानी कि सारी जो वीडियोस आपको कहाँ मिलेंगी, तो नीचे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट पे जाके आप सारी वीडियोस एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले हमने कुछ सेल ऑर्गेनेल्स की बात कर ली थी। आज की वीडियो हम जो आगे की सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है अंतःपृथ्वी जालिका, जिसे अपन कहते हैं ईआर या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसके ऑब्जर्वर की बात कर लेते हैं। किसने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, तो वो थे गार्नियर नाम के साइंटिस्ट। दूसरी हम बात करते हैं कि इसकी खोजकर्ता कौन है, किन्होंने इसको किसने इसको डिस्कवर किया था, तो पोर्टर नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार यहाँ से बेसिक जो क्वेश्चन बनता है वो पूछ लिया जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किसने खोजा था। आगे अपन नामकरणकर्ता की बात करते हैं, तो पोर्टर नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको नाम दिया था। अब अपन इसकी स्पेशलिटी की बात करते हैं, इसका स्पेशल फीचर क्या है। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज है, यानी कि सिंगल कोशिका से, सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। दूसरा अपन इसकी बात करते हैं, ये केंद्रका से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ कोशिकांग, यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उससे ये डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। संरचना की हम यहाँ पे बात करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है। तो ईआर की संरचना गोल्जी बॉडी के समान, जिसमें सिस्टर्नी, टिब्यूल्स, वैक्यूल्स और वेसिकल्स पाई जाती हैं। यदि इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो बिल्कुल गोल्जी बॉडी के समान ही इसकी स्ट्रक्चर होती है, लेकिन यहाँ पे एक चीज है। वो चीज क्या है कि यहाँ पे वैक्यूल्स नहीं पाई जाती। वैक्यूल्स यहाँ पे एब्सेंट रहती है, वेसिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। जो कि यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि जो वैक्यूल्स है बिल्कुल एब्सेंट रहती है, और नोट के अंदर भी लिखा गया है कि ईआर की संरचना में वैक्यूल्स क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। अब कई बार यहाँ से ही बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सी संरचना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एब्सेंट रहती है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, सिस्टर्नी दे देगा, टिब्यूल्स दे देगा, वैक्यूल्स दे देगा, वेसिकल्स दे देगा, और उसका सही आंसर क्या होगा, वैक्यूल्स होगा, क्योंकि वैक्यूल्स यहाँ पे नहीं पाई जाती। लेकिन वैक्यूल्स जो गोल्जी बॉडी होती है उसके अंदर देखने को मिलती है। देखिए, आगे अपन इसके टाइप्स की बात करते हैं, प्रकार की बात करते हैं। तो 2 प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें देखने को मिलती है। एक होती है आरईआर, जिसकी फुल फॉर्म होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होती है एसईआर, जिसको अपन कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेसिक सी चीज़ है, हमें पता है कि आरईआर का मतलब क्या है कि उसके ऊपर कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं जिसके कारण उसका जो सरफेस है वो रफ है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है, वो है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम इसके ऊपर जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए उसकी सरफेस को क्या बना देते हैं, रफ बना देते हैं। लेकिन जो एसईआर होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, वहाँ पे कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं रहते, तो वो कैसी होती है, स्मूथ होती है। ये इसका सबसे बेसिक अंतर है। अब अपन बात करते हैं कि ये जो राइबोसोम है ये कनेक्ट रहते हैं किसके द्वारा, कि एक ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है। क्या होती है, एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है। वो कौन सी ग्लाइकोप्रोटीन है, राइबोफोरिन, राइबोफोरिन फर्स्ट और राइबोफोरिन सेकंड। 2 ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती हैं जिनके द्वारा ये जो राइबोसोम है ये एसईआर के ऊपर कनेक्ट, सॉरी आरईआर के ऊपर क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। तो ईआर की सतह पर राइबोसोम उपस्थित रहते हैं, उसे अपन कहते हैं आरईआर, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ पे राइबोसोम एब्सेंट रहेंगे। दूसरी अपन बात करते हैं कि सीधी सी बात है, यदि किसी एंडोप्लाज्म किसी भी चीज़ के पास राइबोसोम प्रेजेंट है, तो राइबोसोम क्या है, एक प्रोटीन की फैक्ट्री है। तो जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होगा वो ऑटोमेटिक क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो इसके पास राइबोसोम प्रेजेंट है, आरईआर के पास राइबोसोम प्रेजेंट है, तो ये किससे रिलेटेड होगी, ये प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित होती है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस से ये रिलेटेड होती है। दूसरी एसईआर है, यानी कि यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, तो ये किससे सिंथेसिस, ये किसका सिंथेसिस करेंगे, ये लिपिड का सिंथेसिस करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, लिपिड का फॉर्मेशन करते हैं, और साथ ही साथ लिपिड को क्या करते हैं, लिपिड का स्टोरेज करने में भी हेल्प होती है इनकी। ये अधिक स्थायी होता है, यानी कि ये मोर स्टेबल होती है, ये मोर स्टेबल होती है, और ये तुलनात्मक रूप से कैसी होती है, लेस स्टेबल होती है। ठीक है, दोनों कैसी है, आर ई आर है वो मोर स्टेबल है, एस ई आर है वो लेस स्टेबल है। अगला नोट के अंदर क्या लिखा है कि राइबोसोम ई आर की सतह पर राइबोफोरिन प्रोटीन के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। राइबोफोरिन प्रोटीन क्या है, एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन है। 2 प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है, एक राइबोफोरिन फर्स्ट और राइबोफोरिन सेकंड। दोनों के द्वारा ये जो राइबोसोम है आर ई आर के ऊपर कनेक्ट रहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, देखिए तंत्रिका कोशिका में पाई जाने वाली ई आर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नीसल ग्रेन्यूल्स प्रोटीन संश्लेषण के स्थल के रूप में जानी जाती है। इस लाइन का मतलब समझिए, जैसे यहाँ पे मैं एक बेसिक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे ये एक बेसिक न्यूरॉन है, ठीक है, ये बेसिक न्यूरॉन है। अब इस न्यूरॉन का क्या होगा, ये डेंड्राइट्स निकले हुए हैं, यहाँ पे एक्सोन वाला पोर्शन है, ठीक है, ये इसका बेसिक न्यूरॉन है। अब न्यूरॉन के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, साइटोम जैसे कहते हैं। इस साइटोम के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हमें कण जैसी संरचना देखने के लिए मिलती है। इस कण को ही क्या कहते हैं अपन, नीशियल ग्रेन्यूल्स कहते हैं या फिर नीशियल कण कहते हैं। ये नीशियल कण क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का स्थल होते हैं ये।
अब प्रोटीन संश्लेषण का स्थल होते हैं तो इनके अंदर ही या फिर यही काम क्या करते हैं, यही ईआर की तरह हेल्प करते हैं या फिर ईआर की तरह ये काम करते हैं। तो जो न्यूरॉन होता है, तंत्रिका कोशिका होती है, वहाँ पे जो ईआर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाई जाती, उसके स्थान पर न्यूरॉन या फिर हम कहें नीसल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, नीसल कण पाए जाते हैं, वही प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं और वही ईआर की तरह परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अगले देखिए, जो मसल्स होते हैं उन मसल्स के अंदर भी ईआर का दूसरा नाम है, वो नाम क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब अपन मसल्स की बात करेंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा। ऐसे ही हम बात करते हैं आईज की, आई में जो ईआर होता है उसे अपन माइलोइड बॉडी कहते हैं, उनका दूसरा नाम क्या है, माइलोइड बॉडी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईआर के अन्य नाम क्या है, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन यानी झिल्लियों का तंत्र। जो एंडो मेम्ब्रेनियस सिस्टम होता है उसका ये पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूल। ठीक है, अब अपन ईआर के फंक्शन की बात कर लेते हैं कि ईआर के फंक्शन क्या है या फिर फंक्शंस ऑफ ईआर। तो प्रत्यक्ष रूप से गोल्जी काय का निर्माण तथा गोल्जी काय के प्रत्यक्ष रूप गोल्जी काय के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से लाइसोसोम का निर्माण करती है। सबसे पहले क्या बनेगा, ईआर है, इस ईआर से क्या बनेगा, गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन होगा, गोल्जी बॉडी के फॉर्मेशन से क्या बनेगा, लाइसोसोम बनेगा। तो ईआर से बन रहा है, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, देखिए ईआर से बन रहा है गोल्जी बॉडी और गोल्जी बॉडी से बन रहे हैं क्या, लाइसोसोम। तो गोल्जी बॉडी का जो फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ईआर इनडायरेक्टली किसका फॉर्मेशन कर रही है, लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन करती है। आगे देखिए, आर ई आर के रूप में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य, जबकि स्मूथ ई आर के रूप में लिपिड संश्लेषण का कार्य करते हैं। ये हमने जब इनके बीच में डिफरेंस देखा था वहाँ पे भी बात कर ली थी। आर ई आर है वो राइबोसोम प्रेजेंट है उसके पास, तो वो प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करती है। लेकिन जो एस ई आर है यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके पास प्रोटीन संश्लेषण का कोई भी सोर्स नहीं है, तो वो क्या करती है, लिपिड के सिंथेसिस में हेल्प करती है। दूसरा है कोशिकाओं से स्रावित होने वाले हार्मोनों का संश्लेषण, यानी कोई भी सेल है उससे कोई हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है तो उसमें कौन हेल्प करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करेगी। क्यों, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रही है गोल्जी बॉडी और गोल्जी बॉडी ही क्या करता है, सिक्रेशन में या फिर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। शरीर में विषाक्त पदार्थों के निर्विषीकरण का कार्य, निर्विषीकरण यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है कि हमने मान के चलिए कोई चीज़ खाई, कोई फूड हमने खाया, उसको फूड को पचाने के बाद कुछ अपशिष्ट बनते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल बनते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। अब टॉक्सिन बन गए, वो टॉक्सिन कहाँ जाएंगे, लीवर के अंदर जाएंगे। लीवर के अंदर जो सेल पाई जाती है, उन सेल के अंदर जो ई आर प्रेजेंट होगी वो उनको डिटॉक्सिफाई करेगी और डिटॉक्सिफाई करने के बाद उसको ब्लड के अंदर डाल देगी और ब्लड से वो जाएगा यूरिन के पास, यूरिन बन जाएगा उसका और यूरिन के थ्रू उसको पास आउट कर दिया जाएगा या फिर वो स्टूल के थ्रू हमारी बॉडी से उस टॉक्सिन को बाहर कर दिया जाएगा। तो डिटॉक्सिफिकेशन में सेल का कौन सा पार्ट हेल्प करता है, तो ई आर हेल्प करती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है कोशिका के अंतःकंकाल का निर्माण, यानी कि जो एंडोस्केलेटन बनता है सेल का जो एंडोस्केलेटन बनता है उसमें कौन हेल्प करता है, यही एंडोस्केलेटन बनाने में हेल्प करती है। अगला जो हमारे सामने सेल ऑर्गेनिज्म आया वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम की अपन बात कर लेते हैं, जिसे हिंदी के अंदर कहते हैं लयन का है। इसके जो ऑब्जर्वर थे वो कौन थे, नोविकोव। इसके खोजकर्ता ने, डिस्कवरी किसने करी, डी डुबे नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज करी थी। इसकी विशेषता क्या है, वही इसकी विशेषता है, यानी कि ये इकाई कला से घिरा हुआ कोशिकांग है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म है। इसके ओरिजिन की अपन बात करते हैं, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, तो इसकी उत्पत्ति होती है गोल्जी काय के द्वारा। ई आर के द्वारा क्या बनता है, गोल्जी बॉडी बनता है और गोल्जी बॉडी के द्वारा क्या बनते हैं, लाइसोसोम बनते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और गोल्जी काय की अनुपस्थिति में ई आर के द्वारा हो जाता है, यानी कि ई आर से गोल्जी बॉडी बनेगा, गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम बन जाएगा। लेकिन बाई चांस किसी सेल के अंदर गोल्जी बॉडी एबसेंट है, प्रेजेंट नहीं है, तो ई आर से डायरेक्ट क्या बन जाएंगे, लाइसोसोम बन जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। अब अपन लाइसोसोम के एंजाइम की बात करते हैं कि लाइसोसोम के अंदर कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम एक तरीके से आप समझिए एक थैली है, पुटिकाएं हैं जिनके अंदर कुछ एंजाइम्स भरे हुए हैं। तो उन एंजाइम की खास बात क्या है कि उनकी नंबर्स की बात करते हैं तो लगभग 50 के आसपास अराउंड लगभग 50 के अराउंड एंजाइम्स पाए जाते हैं एक लाइसोसोम की थैली के अंदर। उनके नेचर की बात करते हैं तो वो जल अपघटनकारी यानी हाइड्रोलाइटिक प्रकृति के होते हैं। यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पीवाईक्यूज यानी 2011 का जो आपका सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लाइसोसोम के एंजाइम का प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसा होता है, तो हाइड्रोलाइटिक प्रकृति के होते हैं। हाइड्रोलाइटिक का मतलब क्या होता है कि वो एंजाइम सिर्फ और सिर्फ वाटर के प्रेजेंस में ही एक्टिव होंगे, अदरवाइज वो इनएक्टिव पड़े रहेंगे। ठीक है, यदि हम उनकी पीएच की बात करते हैं तो 5 उनकी पीएच रहती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पिछले पेपर्स के अंदर ये भी पूछा गया। श्रेणी की बात करते हैं, उनकी कैटेगरी कैसी, तो एक्सोजाइन प्रकृति के भी होते हैं। एक्सोजाइन का मतलब क्या होता है कि वो सेल से बाहर निकल के अपने एक्टिव रहते हैं और सेल के अंदर रहेंगे जब तक वो इनएक्टिव प्रकृति के रहेंगे। हम यदि लाइसोसोम के टाइप्स की बात करते हैं तो टोटल 4 प्रकार के लाइसोसोम देखने के लिए मिलते हैं। ये एक ऐसा कोशिकांग है, ऐसा ऑर्गेनेल जो कि बहुरूपी प्रकृति का हमें देखने को मिलता है, यानी कि इसके बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे प्रकार हैं। बाकी कोई भी हमें ऑर्गेनेल्स देखने के लिए नहीं मिलता। सबसे पहले हमारे सामने आता है प्राथमिक लाइसोसोम, या फिर अपन इसे कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम ये हो जाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम ये हो जाएगी रेसिडुअल बॉडी, और ये हो जाएगा ऑटोफेगोसोम, ऑटोफेगोसोम।
और ये हो जाएगी रेजिडुअल बॉडीज। देखिए मैं एक बार यहाँ पे आपको बेसिक इसके इनके बारे में अंतर बता देता हूँ। लाइसोसोम के अंदर एंजाइम भरे हुए हैं, यानी कि इनका काम होगा किसी भी चीज़ को, फूड पार्टिकल आया, कोई भी पार्टिकल आया, उसको पचाने का, उसको डाइजेस्ट करने का। तो मान के चलिए कोई भी फूड पार्टिकल सेल के अंदर, ये सेल है, ठीक है, इसके अंदर ये कोई फूड पार्टिकल सबसे पहले आके एंटर कर चुका है। अब थैली से भरे हुए वेसिकल्स हमारे सामने हैं, जैसे ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये लाइसोसोम है। अब गोल्जी बॉडी से फॉर्मेशन हो रहा है लाइसोसोम का। गोल्जी बॉडी से सबसे पहले लाइसोसोम बनेंगे, तो उन लाइसोसोम को अपन क्या कहेंगे, प्राइमरी लाइसोसोम बनेंगे, यानी कि नए नए बन के आए हैं सबसे पहले, तो अपन इन्हें क्या कह रहे हैं, प्राइमरी लाइसोसोम कह रहे हैं। तो ये जो बनेंगे छोटे छोटे सबसे पहले प्रेजेंट में हमारे सामने बने हैं, इन्हें अपन कहेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, अभी इन्होंने अपना काम करना स्टार्ट नहीं किया, बिल्कुल नए बने हैं, ताजा हैं, तो अपन इसे क्या कहेंगे, प्राइमरी लाइसोसोम। अब अपन बात करते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या होगा कि ये यहाँ पे मैं फूड पार्टिकल बना दूं, सेल के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं, जैसे ये फूड पार्टिकल बन गया, और थोड़ा इसको मैं बड़ा बना देता हूँ, ठीक है, ये फूड पार्टिकल बन गया। अभी ये फूड पार्टिकल ताजा है, अभी इसका डाइजेशन नहीं हुआ है। अब इस फूड पार्टिकल के अंदर आकर ऊपर आकर क्या हो जाएंगे, ये जो लाइसोसोम है, थैली से भरी हुई संरचना, थैली जैसी संरचना है, जिनके अंदर एंजाइम भरे हुए हैं, ये आके यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, और अटैच होने के बाद ये इसके ऊपर अपना एंजाइम छोड़ना स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो संरचना बन रही है, ये जो स्ट्रक्चर हमारे सामने बन रहा है, इस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम। इस स्ट्रक्चर को अपन क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम कह रहे हैं। सबसे पहले गोल्जी बॉडी से बने, वो डायरेक्ट अभी बने ही बने हैं, ताजा ताजा है, उसे अपन कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम फूड पार्टिकल के अंदर सिर्फ गए हैं, अभी उसके ऊपर जाके टिके ही हैं, उस स्ट्रक्चर को अपन क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम। अब क्या होगा, मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। अब देखिए, अब ये जो फूड पार्टिकल था, इस फूड पार्टिकल की स्ट्रक्चर थोड़ी मैं बिगाड़ देता हूँ। मान के चलिए ये अब डाइजेस्ट हो चुका है, इसके ऊपर एंजाइम जाए, एंजाइम ने जाकर रिजेक्ट किया, और रिएक्ट करने के बाद जो भी इसके अंदर था, प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था, फैट था, उसको डाइजेस्ट कर दिया। अब डाइजेस्ट करने के बाद ये डाइजेस्ट एंजाइम बच गया, लेकिन अभी भी इसके ऊपर क्या पड़े हुए हैं, लाइसोसोम चिपकी हुई अवस्था में है। लेकिन फूड पार्टिकल कैसा है, डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है। तो इस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अपन रेजिडुअल बॉडी। इसको क्या कहेंगे, रेजिडुअल बॉडी, ठीक है, क्योंकि ये अपशिष्ट है। अब जो भोजन था, जो फूड पार्टिकल था, उसका डाइजेशन हो चुका है, लेकिन अब ये क्या बचा, अपशिष्ट बचा। तो अपशिष्ट है, तो इसे अपन क्या कह रहे हैं, अपशिष्ट काय कह रहे हैं, या फिर रेजिडुअल बॉडी कह रहे हैं। यहाँ तक ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है, सेकेंडरी लाइसोसोम है, रेजिडुअल बॉडी है। कुछ लाइसोसोम क्या करते हैं कि इनके पास देखिए, जैसे ये लाइसोसोम मैंने यहाँ पे बना दिया, अब इसके पास इसके एंजाइम मौजूद है। कोई सेल के अंदर ना तो कोई फूड पार्टिकल आया है, ना ही कोई ऐसा पार्टिकल हमें दिखाई दे रहा है जिसका डाइजेशन किया जाए। तो कई बार ये क्या करते हैं कि खुद ही थैली यहाँ से फट जाएगी, यानी कि यहाँ से रप्चर कर जाएगी थैली, और रप्चर कर जाने के बाद इनके जो एंजाइम है वो बाहर निकल जाएंगे। और बाहर निकलने के बाद क्या होगा कि सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म मौजूद है, वो सारे के सारे डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक तरीके से इसने क्या किया, ऑटोफेगोसोम कर लिया। ऑटोफेगोसोम का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है स्वयं, और फेगोसोम का मतलब होता है किसी चीज को एनगल्फ करना है, किसी चीज को खा जाना। तो इन्होंने क्या किया, अपनी ही सेल को खत्म कर दिया, जिस सेल के अंदर ये प्रेजेंट थे उसी सेल को खत्म कर दिया। तो एक तरीके से इनको सुसाइडियल बेग कह देते हैं, या फिर अपन इसे कह देते हैं आत्मघाती थैली, ठीक है। तो स्वभक्षित पुटिका या फिर ऑटोफेगोसोम अपन इसे कह देते हैं। तो प्राइमरी लाइसोसोम हमने देख लिया, सेकेंडरी लाइसोसोम की मैंने आपको बता दी, अपशिष्ट का रेजिडुअल बॉडी मैंने आपको बता दी, और स्वभक्षित पुटिका या फिर ऑटोफेगोसोम के बारे में मैंने आपको बता दिया। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे गोल्जी काय से निर्मित स्रावी पुटिकाएं वेसिकल्स प्राइमरी लाइसोसोम कहलाते हैं। गोल्जी बॉडी से डायरेक्ट अभी वेसिकल्स बनी हैं, छोटी छोटी पुटिकाएं बनी ही हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। अब ताजे यानी कि पचने से पूर्व खाद्य को घेर कर रखे हुए लाइसोसोम सेकेंडरी लाइसोसोम कहलाते हैं। ये ताजा भोजन है, अभी इसका डाइजेशन नहीं हुआ है, तो इसे अपन क्या कहेंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम कहेंगे। अब इस भोजन को पचा दिया, अब ये क्या बन गया, अपशिष्ट बन गया, रेजिडुअल बन गया। तो पाचन के पश्चात शेष बचे अपशिष्ट को घेर कर रखने वाले लाइसोसोम रेजिडुअल बॉडी कहलाते हैं। अगला, जब कोशिका में उपस्थित लाइसोसोम फटकर कोशिका घटकों को गला दें, तो उसे ऑटोफेगोसोम कहते हैं, या फिर स्वभक्षित पुटिका कहते हैं। खुद के ही पार्टिकल को गला रहे हैं, तो उसे एक तरीके से इन्होंने क्या कर लिया, खुद की सेल को खत्म कर दिया, तो सुसाइडियल बैग अपन इसे कहते थे। इसी तरीके से अपन के अन्य नाम की बात करें, तो कोशिका की आत्मघाती थैली, कोशिका का एटम बम, बहुरूपी कोशिका, क्योंकि इसके बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, रेजिडुअल बॉडी हो गया, और ऑटोफेगोसोम अलग है, तो इसके बहुत सारे रूप हैं, इसलिए अपन इसे बहुरूपी कोशिका कहते हैं। यदि इसके फंक्शन की बात करते हैं, तो कोशिका में ये डाइजेशन से संबंधित कार्य करता है। क्यों, क्योंकि इसके पास डाइजेशन से रिलेटेड एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसके पास पाए जाते हैं। अगले इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनीज है हमारे सामने, सूक्ष्म नलिकाएं या फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। इसके खोजकर्ता की बात करते हैं, इसके डिस्कवरी किसने करी थी, तो रॉबर्ट टी और फेंची नाम के साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने इसको सबसे पहले खोजा था। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स या फिर सूक्ष्म नलिकाएं बेसिकली होती क्या है, तो देखिए एक सेंट्रोसोम होता है, तारक जिसे अपन कहते हैं। इसके अलावा जो गमनांग होते हैं, जिसमें फ्लैजिला आ गया, आपका सीलिया आ गया, इनकी जो बेसिक यूनिट होती है, यानी इनको बनाने वाली जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, वो कौन होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। इनसे मिलकर ही फ्लैजिला बनता है, सीलिया बनता है, और इनसे मिलकर ही तारक बनता है, सेंट्रोसोम बनता है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित लगभग 25 नैनोमीटर व्यास की विशेष वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर
और नलिकाकार यानी ट्यूबुलर संरचना सूक्ष्म नलिकाएं कहलाती हैं, जिसकी संरचना में अल्फा व बीटा इकाइयां पाई जाती हैं। प्रत्येक इकाई 13 उप इकाइयों की बनी हुई होती है। ठीक है, अब देखिए ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो किस प्रकार से बनी हुई होंगी, अल्फा और बीटा यूनिट्स पाई जाएंगी, और जो अल्फा बीटा यूनिट्स हैं इनकी भी 13 सब यूनिट्स देखने को मिलेंगी, और 13 सब यूनिट मिलकर अल्फा बीटा की यूनिट बनाएंगे, और अल्फा बीटा यूनिट बनकर सेंट्रोसोम बनाएंगे, या फिर हम कहें सीलिया बनाएंगे, फ्लैजिला बनाएंगे। और सूक्ष्म नलिकाएं या फिर हम कहें माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे बनी हुई होती है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से निर्मित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, पीवाईक्यू यानी कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से क्या, माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे बनती है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। यदि हम उनके फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन क्या होगा, तारक सेंट्रोसोम का निर्माण करेंगे, सीलिया तथा फ्लैजिला का निर्माण करेंगे, तरकु तंतु का निर्माण करेंगे यानी जो स्पिंडल फाइबर होता है उसका निर्माण करेंगे, कोशिका द्रव्य पिंजर यानी कि जो साइटोस्केलेटन होता है उसका निर्माण करने में इनका हेल्प होता है। क्यों, क्योंकि ये जैसे ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स आप समझिए, ऐसी ये छड़ी जैसी संरचना है, सरिये जैसी संरचना है, तो ये क्या बनाएंगे, किसी चीज का स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसमें फ्लैजिला हो गया, सीलिया हो गया, सेंट्रोसोम हो गया। अभी अपन सेंट्रोसोम की बात करेंगे, सीलिया फ्लैजिला की भी बात करेंगे, तो वहां पे इनका रोल आएगा। अगला जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो है माइक्रोबॉडीज या फिर सूक्ष्म का, यानी कि कुछ छोटी छोटी थैली जैसी संरचना है जिनके अंदर कुछ एंजाइम भरे हुए हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, माइक्रोबॉडीज कहते हैं। खोज किसने करती, जे रॉडिन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको सबसे पहले खोजा था। सेल के साइटोप्लाज्म में उपस्थित इकाई कला से घिरी वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर संरचना है, जो कि अंतःपृथ्वी जालिका से निर्मित होती है। इनका फॉर्मेशन किससे होता है, ई आर से इनका फॉर्मेशन होता है माइक्रोबॉडीज का, जो कि 3 प्रकार की होती हैं। एक होते हैं स्पिरोसोम, दूसरे होते हैं पेरोक्सिसोम, और तीसरे होते हैं ग्लाइयोक्सिसोम। एक एक की हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले स्पिरोसोम की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। स्पिरोसोम के खोजकर्ता कौन है, पेरनर नाम के साइंटिस्ट। इसकी विशेषता क्या है कि ये इकाई कला से घिरी संरचना है, यानी कि सिंगल बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। इसकी ओरिजिन की बात करते हैं तो ईआर के द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है। उपस्थिति यानी प्रेजेंट की बात करते हैं तो ये पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम के स्थान पर पाई जाती है। देखिए, प्लांट सेल के अंदर कुछ चीज़ें चेंजेस होती हैं, जैसे कि हमने गोल्जी बॉडी पढ़ी थी, तो वहाँ पे प्लांट सेल के अंदर गोल्जी बॉडी एब्सेंट होती है, उसके स्थान पर डिक्टियोसोम पाए जाते हैं। इसी तरीके से यदि हम स्पिरोसोम की बात करते हैं तो यहाँ पे प्लांट के अंदर स्पिरोसोम नहीं पाए जाते, उसके स्थान पर सॉरी, प्लांट के अंदर लाइसोसोम नहीं पाए जाते, लाइसोसोम के स्थान पर स्पिरोसोम पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम के स्थान पर क्या पाए जाते हैं, स्पिरोसोम पाए जाते हैं। यदि इसके फंक्शन की बात करते हैं तो बसीय पदार्थों का संग्रहण, परिवहन तथा संश्लेषण में उपयोगी होता है। जितने भी फैटी जो चीज़ें होती हैं, जो लिपिड वाले जो पदार्थ होते हैं, इनके अंदर फैट्स पाए जाते हैं, लिपिड पाए जाते हैं, उनके संग्रहण में यानी कि स्टोरेज में, उनके ट्रांसपोर्टेशन में, परिवहन में, या फिर उसके संश्लेषण में, सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। स्पिरोसोम उन पादप कोशिकाओं में सर्वाधिक पाए जाते हैं जो कि बसायुक्त होती हैं, जैसे तेलीय बीजों के बीज पत्र में। अब देखिए, स्पिरोसोम किस प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाएंगे, सीधा सा इनका जो फंक्शन है वो क्या है कि ये बसा का सिंथेसिस करते हैं, या फिर बसा का संग्रहण करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स के बीज जिनके अंदर तेल ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा, जैसे अपन मूंगफली का तेल खाते हैं, तिली का तेल खाते हैं, ठीक है, सरसों का तेल खाते हैं, तो उनके जो कॉटिलिडेंस होते हैं, बीज के जो बीज पत्र होते हैं, बीज पत्र किसे कहते हैं, कॉटिलिडेन को कहते हैं, तो उसके अंदर ज्यादा मात्रा में स्पिरोसोम हमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगली माइक्रोबॉडीज की बात करते हैं, परोक्सीसोम। परोक्सीसोम के खोजकर्ता कौन है, टॉलबर्ट नाम के साइंटिस्ट। इसकी विशेषता क्या है, इकाई कला से घिरी हुई संरचना है। उत्पत्ति की बात करें तो ईआर के द्वारा भी, ईआर के द्वारा ही इसकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। उपस्थिति की बात करते हैं तो पादप तथा जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाएगा। स्पिरोसोम था सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाया जा रहा था, क्योंकि लाइसोसोम प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट रहते हैं। परोक्सीसोम की बात करते हैं तो प्लांट सेल में पाया जाएगा, साथ ही साथ एनिमल सेल के अंदर भी पाया जाएगा। इसके फंक्शन की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फंक्शन की बात करते हैं तो जो फोटो रेस्पिरेशन होता है उसमें इसका काम होता है पेरोक्सिसोम का। कई बार यहीं से क्वेश्चन बनता है कि फोटो रेस्पिरेशन कहाँ होता है, पेरोक्सिसोम के अंदर होता है। बसा के बीटा ऑक्सीडेशन का कार्य करता है, पेरोक्साइड उपापचय से संबंधित इसके कार्य हैं। अगला है हमारे सामने ग्लाइयोक्सिसोम, तीसरे नंबर की माइक्रोबॉडी है। ग्लाइयोक्सिसोम के खोजकर्ता कौन है, बीबर्स नाम के साइंटिस्ट। विशेषता की बात करते हैं तो इकाई कला से घिरी संरचना है। उत्पत्ति की बात करें तो ई आर के द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है। कार्य की बात करते हैं तो बसा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन करने का कार्य करते हैं। जैसे हमने फैट को सबसे पहले कंज्यूम कर लिया, ठीक है, अब फैट से हमें एनर्जी चाहिए, तो सबसे पहले जो एनर्जी का सोर्स होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट को सीधा ही एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है, लेकिन फैट को कन्वर्ट करने के लिए थोड़ी हमें मशक्कत करनी पड़ती है। फैट बड़ी आसानी से एनर्जी के अंदर कन्वर्ट नहीं होता। तो जब भी फैट को कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा और कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा के अंदर चेंज किया जाएगा, एटीपी के अंदर चेंज किया जाता है, तो जो फैट को हमने कार्बोहाइड्रेट के लिए चेंज किया उसके अंदर एक साइकिल चलती है जिसे अपन कहते हैं ग्लाइऑक्सिलेट चक्र या फिर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। तो ये जो ग्लाइऑक्सिसोम है, इस ग्लाइऑक्सिसोम के अंदर ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो कि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल को रन करने में, चलाने में हेल्प करते हैं। तो बसीय पदार्थों को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन करने के लिए ग्लाइऑक्सिलेट चक्र उत्तरदायी होता है। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल है जो कि बसीय पदार्थों को कार्बोहाइड्रेट के अंदर चेंज कर देती है, जो कि ग्लाइऑक्सिसोम से संबंधित चक्र है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल को चलाने में हेल्प करते हैं।
इसके बाद अगले आते हैं लोमासोम। नोट्स के अंदर है लोमासोम कवकों में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के वो घटक होते हैं जो कि इनमें कोशिका भित्ति संगठन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये किसी भी कवक की सेल वॉल है, ठीक है। इस सेल वॉल से ये छोटे छोटे कुछ उंगली से प्रबंध निकले हुए हैं, इसे अपन क्या कहते हैं, लोमासोम कहते हैं। और ये सेल वॉल की एक तरीके से मॉडिफिकेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे सामने आ जाता है निकल के सेल ऑर्गेनेज राइबोसोम, ठीक है। इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखिए इसके प्रेक्षितकर्ता यानी ऑब्जर्वर कौन थे, क्लाउडे ने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था। खोजकर्ता की बात करते हैं तो रॉबिन्सन व ब्राउन ने इसे सैम की जड़ों में देखा था, यानी प्लांट के अंदर किसने खोज करी थी, तो रॉबिन्सन व ब्राउन ने। पेलाडे नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको एनिमल सेल के अंदर खोजा था, और पेलाडे ही फेमस है किसके लिए, राइबोसोम के लिए। तो नामकरणकर्ता कौन हुए, पेलाडे ने इसको नाम दिया। इसकी विशेषता क्या है, विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये झिल्ली रहित कोशिकांग है, ठीक है। कई बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, मैं हर बार बताता हूँ आपके लिए, ये झिल्ली रहित कोशिकांग है। तो सीधा ऑप्शन में आ जाएगा कि निम्न में से कौन सा झिल्ली रहित कोशिकांग है, और वहाँ पे राइबोसोम आपको जरूर ऑप्शन के अंदर देखने को मिलेगा। सबसे छोटा कोशिकांग है। अध्ययन करने के लिए यदि हमें इसकी स्टडी करनी है तो हमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की हेल्प लेनी होगी, यानी इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप होता है उसकी हेल्प लगती है। संगठन की बात करते हैं तो आरआरएनए व प्रोटीन से मिलकर ये बना हुआ होता है, यानी इसका संगठन ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, आरआरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर क्या बनता है, राइबोसोम बनता है। यदि हम इसके ओरिजिन की बात करते हैं तो ओरिजिन ये केंद्रिका से बनता है, न्यूक्लियस के द्वारा इसका ओरिजिन होता है। हम यूकैरियोट्स की बात करें, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाई जाती, तो वहाँ पे किसके किसके द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है, साइटोप्लाज्म के द्वारा। यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, यूकैरियोट्स के अंदर इसका जो ओरिजिन होता है वो किससे होता है, न्यूक्लियोलस के द्वारा। और प्रोकैरियोट्स के अंदर इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, साइटोप्लाज्म के द्वारा। यदि हम इसके फंक्शन की बात करते हैं तो इसका फंक्शन सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन संश्लेषण का इसका काम होता है। यदि इसके अन्य नाम की बात करें, इसके अदर नेम कौन कौन से, तो माइक्रोसोम से कहा जाता है, किसने कहा था, क्लाउडे नाम के साइंटिस्ट ने। पेलाडी कण कहते हैं क्योंकि पेलाडे ने इसको खोजा था। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन बनाती है। कोशिका का इंजन भी से कहा जाता है, ये इसके बेसिक नाम है। यदि हम इसकी संरचना की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो राइबोसोम की संरचना में दो इकाइयां सक्रिय रूप से भूमिका निभाती हैं, जिन्हें क्रम से बड़ी इकाई और छोटी उप इकाई, ठीक है। दो सब यूनिट्स यहाँ पे काम करती हैं, जैसे देखिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ, और ये ऐसे, ठीक है। और देखिए ये यहाँ पे स्मॉल सब यूनिट, और यहाँ पे ये लार्ज सब यूनिट, और ये बीच में जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है मैग्नीशियम +2 आयन, ठीक है। दो सब यूनिट्स इसका बनाती हैं, सबसे पहले होती है स्मॉल सब यूनिट और दूसरी होती है लार्ज सब यूनिट, और दोनों आपस में कनेक्ट रहते हैं किसके द्वारा, मैग्नीशियम आयन के द्वारा। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। छोटी जो उप इकाई है उसकी आकृति कैसी होती है, शेप कैसी होती है, अंडाकार होती है, अंडे की जैसी होती है, ओवल शेप की होती है। यदि इसके फंक्शन की बात करते हैं तो प्रोटीन संश्लेषण के समय एमआरएनए को जोड़ने का कार्य करती है। स्मॉल सब यूनिट का यदि मैं यहाँ पे फंक्शन लिखना चाहूँ, फंक्शन इसका क्या होगा कि प्रोटीन संश्लेषण के समय एमआरएनए को जोड़ने का कार्य कौन करती है, छोटी सब यूनिट करती है। लार्ज सब यूनिट की बात करते हैं तो इसका फंक्शन यदि मैं यहाँ पे लिखूं, इसका फंक्शन क्या होगा, तो जो टीआरएनए होता है, जो प्रोटीन संश्लेषण होगा, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन वहाँ पे चलता है, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें कि जो टीआरएनए है उसको जोड़ने का कार्य कौन करती है, जो लार्ज सब यूनिट होती है उसको जोड़ने का कार्य ये करती है, लार्ज सब यूनिट करती है, ठीक है। मैग्नीशियम आयन है जो कि दोनों सब यूनिट को आपस में कनेक्ट करके रखे हुए हैं। तो मैग्नीशियम आयन की जो सांद्रता होती है, कंसंट्रेशन होती है, वो 0.01 मोलर कंसंट्रेशन इसकी होती है। यदि 0.01 मोलर कंसंट्रेशन से इसकी कंसंट्रेशन, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.01 मोलर कंसंट्रेशन हो गई, यदि इससे ज़्यादा इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी, यदि इसकी ज़्यादा इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी तो ये डाइमर बना लेगा। और यदि इससे लो इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी तो ये क्या हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे, डिटैच्ड, ठीक है। यदि इसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी तो डाइमर बन जाएगा। डाइमर कैसे बन जाएगा, यदि 70s राइबोसोम आपस में जुड़ जाएंगे तो 100s प्रकार का राइबोसोम बन जाएगा, जिसे अपन डाइमर कहेंगे, द्विलक कहेंगे। और यदि 80s प्रकार के बन जाएंगे तो 120s का एक डाइमर बन जाएगा, द्विलक बन जाएगा। ये इसकी फिक्स कंसंट्रेशन होती है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। जो बड़ी इकाई की बात करते हैं तो इसकी आकृति होती है गुंबदाकार, ठीक है। और इसके फंक्शन की बात करते हैं तो प्रोटीन संश्लेषण के समय टीआरएनए को जोड़ने का कार्य करता है। ये इसकी कंसंट्रेशन है Mg+2 आयन, जो कि दोनों को जोड़े हुए हैं। यदि सांद्रता घट जाए तो दोनों इकाइयां पृथक पृथक हो जाएंगी, यानी डिटैच हो जाएंगी। और यदि सांद्रता बढ़ जाए तो राइबोसोम डाइमर बना लेगा। डाइमर कैसे बना लेगा, 70s मिलकर 100s बना लेंगे, और 80s मिलकर 120s का डाइमर बन जाएगा। राइबोसोम के प्रकार की बात करते हैं तो दो प्रकार के राइबोसोम हमें देखने को मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अलग प्रकार के राइबोसोम होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अलग प्रकार के राइबोसोम होते हैं।
सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो 70s प्रकार के राइबोसोम हमें देखने को मिलते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में 80s प्रकार के राइबोसोम हमें देखने को मिल जाते हैं। 70s की सब यूनिट कौन कौन सी है? एक 50s होती है, एक 30s होती है। 50s को भी आगे यदि डिवाइड करें तो एक 25s होती है, एक 5s होती है और 30s 16s मिलके क्या बनाते हैं? 30s प्रकार के राइबोसोम बनाते हैं। ऐसे ही अपन यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो 60s बनती है, एक 40s इसकी सब यूनिट होती है। 60s के अंदर 20s होते हैं, 5.8s होता है, 5s होता है और 40 18s मिलके बनाती है। आप एक काम करिएगा, शॉर्ट नोट्स के अंदर ये चीज़ें यहाँ से हटा के आप अलग एक पेज के अंदर लिख लीजिएगा, क्योंकि एक बार मैंने कहीं पे देखा था, ये जो चीज़ है यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 60s 40s 50 30 ये सबको याद रहता है, लेकिन इसके अंदर की जो सब यूनिट है ये कई बार अपन भूल जाते हैं और यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि मैंने पहले पिछले पेपर के अंदर देखा है कहीं पे था ये क्वेश्चन, तो आप अलग से इनको लिख लीजिएगा। अगला सेल ऑर्गेनिज्म हमारे सामने आता है सेंट्रोसोम, जिसे अपन तारककाय कहते हैं। इसके खोजकर्ता की बात करते हैं तो बेंडेन ने इसको खोजा था। नामकरणकर्ता की बात करें तो वावेरी ने इसको नाम दिया था। विशेषता की बात करें तो झिल्ली रहित नग्न कोशिकांग है, ये भी कैसा है, इसके पास झिल्ली नहीं पाई जाती, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनिज्म। इसकी प्रेजेंट की बात करते हैं तो केवल और केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, यदि कुछ अपवाद को छोड़ दें। ओनली ऑन एनिमल सेल के अंदर ये पाया जाता है। अन्य नाम की बात करते हैं तो डिप्लोसोम से अपन कहते हैं। आकृति कैसी होती है? बैलगाड़ी के पहिए के समान, या फिर अपन इसे कह सकते हैं कार्ड व्हील लाइक स्ट्रक्चर। कार्ड व्हील लाइक स्ट्रक्चर इसकी होती है। संरचना की यहाँ पे बात करें, देखिए तारककाय की संरचना में सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था का क्रम 9.0 होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, अलग से लिख लीजिएगा कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उनकी व्यवस्था कैसी रहती है, अरेंजमेंट कैसा रहता है, 9+0 प्रकार का। किस प्रकार से रहता है वो देखिए कि 9+0 का मतलब क्या है कि 9 जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो अलग रहेंगी और 0 माइक्रोट्यूब्यूल्स अलग रहेंगे। 9 कैसे रहेंगी? जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो परिधि में ट्रिपलेट के फॉर्म में रहेंगी, जबकि केंद्र में सूक्ष्म नलिका 0 होती है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से बनेगा कि ये जो आपको गोल गोल संरचना किस प्रकार से दिखाई दे रही है, जैसे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का हमें ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसकी जो पॉइंट है ये पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट के फॉर्म में हमें दिखाई देंगी, जैसे यहाँ पे ये देखिए एक माइक्रोट्यूब्यूल ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई। इसी तरीके से एक ये हो गई, दो ये हो गई, तीन हो गई। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो ट्रिपलेट के फॉर्म में, और ट्रिपलेट के फॉर्म में कितनी है? 9 होंगी टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 है परिधि की तरफ में, पेरिफेरी की तरफ कितनी है? 9 है। बीच में कितनी है? एक भी नहीं है, 0 है। 0 इसकी अरेंजमेंट है, ये माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। ठीक, अब ये क्या करेंगे? आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, इससे बीच वाले से, ये बीच वाले से यहाँ पे क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 9 की 9, और ये आपस में भी कनेक्ट है। आपस में क्या है? कनेक्ट है। ये जो फर्स्ट नंबर की है ये किससे कनेक्ट है? तीसरे नंबर वाले से कनेक्ट है। इसको अपन जैसे नामकरण की बात करें तो इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको कहते हैं सी। तो ए किससे कनेक्ट है? सी से कनेक्ट है। ए किससे कनेक्ट होती है? सी से कनेक्ट होती है। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब यदि इसकी तुलना हम बैलगाड़ी के पहिए से करें, कार्ट व्हील से करें, तो कुछ इस तरीके का पहिया हमें दिखाई देता है। बैलगाड़ी का पहिया भी कुछ इस प्रकार से होता है, तो इसको कैसे कहते हैं? कार्ट व्हील स्ट्रक्चर कहते हैं। ये 9+0 की अरेंजमेंट है। जब हम आगे बात करेंगे तो 9+2 के अरेंजमेंट में देखेंगे। सेंट्रोसोम की फंक्शन की बात करते हैं तो सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या होता है? सूत्री विभाजन, यानी कि जो माइटोटिक डिवीजन होता है उसके समय ध्रुवों के निर्माण में, पोल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करती है ये स्ट्रक्चर। सीलिया तथा फ्लैजिला के निर्माण में इसका कार्य होता है। अगला स्ट्रक्चर है हमारे सामने सीलिया व फ्लैजिला, पक्षमाभिका या फिर कशाभिका इसको हिंदी के अंदर कहते हैं। सीलिया और फ्लैजिला में बेसिक अंदर क्या होता है कि जो सीलिया होते हैं वो छोटे होते हैं और संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं। फ्लैजिला संख्या में थोड़े कम होते हैं और इनके जो साइज है बहुत ज़्यादा होती है। तो पैरामीशियम के अंदर जो पाए जाते हैं वो सीलिया होते हैं और युगलिना के अंदर जो पाया जाता है वो फ्लैजिला होती है। संख्या में अधिक होते हैं, लगभग 300 से 1400 तक इनकी संख्या होती है। ये संख्या में कम होते हैं, एक हो सकते हैं 1 से 4 मैक्सिमम। लंबाई में छोटे होते हैं, 10 से 15 माइक्रोन इनकी लंबाई होती है। लंबाई में बड़े होते हैं, 150 माइक्रोन तक इनकी लंबाई हो जाती है। ये ऑसिलेशन मोशन करते हैं, यानी कि दोलनीय गति करते हैं, और ये तरंग गति यानी वेवी मोशन करते हैं। तरंगीय इनकी गति होती है। संरचना की बात करते हैं तो एक प्रारूपिक सीलिया या फ्लैजिला की संरचना में 3 भाग पाए जाते हैं। एक इसकी बेसल बॉडी होती है, जहाँ से कि वो किसी ऑर्गन से या फिर किसी एनिमल से ऑर्गेनिज्म से जुड़ा हुआ होता है, उसकी बेसल बॉडी होती है। इसके बाद उसका एक रूटलेट होता है। दूसरा एक उसका शाफ्ट होता है, सीलियम या फिर फ्लैजिलम, जो कि इसकी हिलती हुई संरचना है। मैं यहाँ पे इसको बना के दिखा देता हूँ, जिससे मान के चलिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है। जैसे ये मान के चलिए युगलिना ही है, अपन इसको युगलिना ही समझ लेते हैं। अब ये युगलिना है, मैं इस वाले पोर्शन को यहाँ से जूम आउट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ आपके लिए, किस तरीके से बनेगा वो देखिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं, जैसे ये इसकी सेल वॉल हो गई, ठीक है। ये इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, ये वाली संरचना, ये मैंने यहाँ बना ली। अब देखिए ये हो जाएगी इसकी क्या? बेसल बॉडी। बेसल बॉडी जो कि बॉडी के अंदर है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर है, ये वाली जो पोर्शन है बेसल बॉडी। इसके बाद यहाँ से ये थोड़ा सा बाहर निकलेगा, थोड़ा सा बाहर निकलेगा,
और बाहर निकलने के बाद इसको क्या कह देंगे अपन, रूटलेट कह देंगे। क्या कह देंगे, रूटलेट कह देंगे। और अब ये जाके इधर जाके लंबा हो जाएगा, ये वाली जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये लंबी वाली, ये यहाँ जाके लंबा हो जाएगा और इस लंबे को कह देंगे क्लाफ्ट, सॉरी इस लंबे वाले को कह देंगे शाफ्ट। या फिर अपन इसे क्या कह देंगे, सीलिया होगा तो सीलियम कह देंगे, फ्लैजिला होगा तो फ्लैजिलम कह देंगे। इस तरह की संरचना इसकी होती है। अब अपन इसकी थोड़ी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं अंदर से। जैसे उसकी कार्डव्हील स्ट्रक्चर थी, इसकी थोड़ी अलग होती है। यहाँ पे अरेंजमेंट कैसे चलता है, 9+2 का अरेंजमेंट चलता है और 9+0 का अरेंजमेंट था सेंट्रोसोम के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप इसको अलग से जब भी पढ़ें तो वहाँ पे आप लिख लीजिएगा कैसे, कि सेंट्रोसोम कैसा होता है 9+0 सेंट्रोसोम। ठीक है, और 9+2 की अरेंजमेंट होती है सीलिया या फिर फ्लैजिला, फ्लैजिला की। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। अब इसकी 9+2 की कैसे देखेंगे, देखिए किस प्रकार से डिफरेंट है। वहाँ पे जो परिधि की तरफ, पेरीफेरी की तरफ 9 थी, वो कैसी थी, ट्रिपलेट थी, यानी कि 3 वहाँ पे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स में जुड़ी हुई थी। लेकिन यहाँ पे कैसी होंगी, डबल के फॉर्म में होंगी, 2 जुड़ी हुई होंगी। ठीक है, दूसरी यहाँ पे आर्म्स इनकी निकली हुई होंगी, भुजा इनकी निकली हुई होंगी। वहाँ पे ऐसी कोई भी भुजा हमें देखने के नहीं मिल रही थी। वहाँ पे बीच के अंदर 0 थी, यानी कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं थी। लेकिन यहाँ पे कैसी होगी, 2 माइक्रोट्यूब्यूल हमें देखने को मिल जाएंगे। 9+2 है, 9 तंतु परिधि की तरफ होते हैं, 9 फाइबर परिधि की तरफ होते हैं और 2 फाइबर कहाँ होते हैं, केंद्र की तरफ इकट्ठे होते हैं, सिंगल सिंगल होते हैं, दोनों आपस में कनेक्ट नहीं रहते, अलग अलग रहते हैं। इनकी जो आर्म निकली हुई है, इन आर्म की क्या खास बात है कि ये भुजा है और ये डायनिन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है, ध्यान रखिएगा। डायनिन प्रोटीन कौन सी है, ऐसी प्रोटीन जो कि मांसपेशियों के अंदर, जो मसल्स होते हैं उनके अंदर मायोसिन प्रोटीन होती है, उसी प्रकार की डायनिन प्रोटीन होती है। इस डायनिन प्रोटीन के अंदर एटीपीज एंजाइम प्रेजेंट रहता है और ये एटीपीज एंजाइम क्या करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है और ये एटीपी किस में काम आती है, जो गतिशीलता होती है उसमें उपयोगी होती है। यानी कि सीलिया है, फ्लैजिला है, वो गति करेगी, तो गति करने के लिए उसको एटीपी की जरूरत पड़ती है। तो एटीपी कहाँ से बनती है, इस एटीपीज एंजाइम से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये एटीपीज एंजाइम डायनिन प्रोटीन या फिर हम कहें ये जो आर्म है, इनके अंदर डायनिन प्रोटीन पाई जाती है, डायनिन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होंगी। इसके अंदर एटीपीज एंजाइम पाया जाएगा जो एटीपी का फॉर्मेशन करेगा और वहाँ से इनको मोशन यानी कि गति करने के लिए ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो गतिशीलता से संबंधित कार्य होता है, यानी कि ये लोकोमोशन करते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन है, चाहे सीलिया हो गया, फ्लैजिला हो गया। ठीक है, सेल के ऑर्गेनलीज है ये। अगला सेल ऑर्गेनलीज हमारे सामने रजधानी, रिक्तिका या फिर वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल्स के खोजकर्ता कौन है, डूजार्डेन ने इनको सबसे पहले खोजा था। ये भी कैसे है, इकाई कला से घिरी हुई संरचना है। रिक्तिका की इकाई कला टोनोप्लास्ट कहलाती है। बस यहाँ से यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो वैक्यूल्स होती है उसकी जो सिंगल मेम्ब्रेन होती है उसे क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं, जो कि जीवित तथा चयनात्मक पारगम्य होती है। जीवित यानी कि लिविंग होती है, चयनात्मक पारगम्य का मतलब क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। यदि इसकी प्रेजेंस की बात करें, उपस्थिति कहाँ पे होती है, तो ये केवल और केवल प्लांट सेल के अंदर हमें देखने के लिए मिलती है। जंतु कोशिका में या तो अनुपस्थित होती है या फिर अल्प विकसित होती है। वैक्यूल्स यानी कि खाली जगह एनिमल सेल के अंदर अपन देखते हैं बहुत कम होती है, क्योंकि बीच के अंदर उसके न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस परिधि की तरफ होता है, तो बीच में जो खाली स्थान जितना भी हमें दिखाई देता है, खाली जो पोर्शन होता है, वो सारा वैक्यूल्स होता है। फंक्शन की हम यहाँ पे बात करें तो भोजन का संचयन यानी फूड का स्टोरेज करने में, अपशिष्ट पदार्थों का संचयन, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको स्टोर करने में, विशिष्ट वर्णकों का संचयन यानी जो स्पेसिफिक कोई पिगमेंट होता है उसको स्टोर करने में हेल्प करता है। रसधानी में उपस्थित तरल कोशिका रस कहलाता है, यानी कि सेल सैप कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल सैप कहलाता है। रसधानी के कोशिका रस में पाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ अगेस्टिक पदार्थ कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा कि जो सेल सैप है उसके अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ पाए जा रहे हैं उसे अपन क्या कहेंगे, अगेस्टिक पदार्थ कहते हैं। कार्य के आधार पर रसधानी के प्रकार, रसधानी कई प्रकार की होती है, जो वैक्यूल्स होती है कई प्रकार की होती है, उसके फंक्शन के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के अंदर डिवाइडेड कर दिया गया है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं खाद्य धानी की, तो भोजन के पाचन से संबंधित जो एक वैक्यूल्स बनेगी जिसके अंदर भोजन का पाचन होगा उसे अपन कहेंगे खाद्य धानी। दूसरा होता है जलधानी, अतिरिक्त जल के संचयन से संबंधित, यानी कि किसी सेल ने यदि सेल को किसी सेल ने यदि जल को अंदर ले लिया, पिनोसाइट उसका हो गया, उसके बाद उसको कोई अतिरिक्त जल आ गया तो उसको कहाँ रखेगा, वो जलधानी के अंदर रखेगा। दूसरी है संकुचनशील रसधानी यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सीबी अतिरिक्त जल के निष्कासन का कार्य करते हैं, यानी कि यदि जो अपशिष्ट यानी जो एक्स्ट्रा वाटर हमारी सेल के अंदर आ गया है उसको बाहर निकालने के लिए कौन करेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल रसधानी होती है। ये कॉन्ट्रैक्ट है यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, संकुचनशील है तो वहां से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाएगा। वायुधानी, वायु यानी एयर से संबंधित होगा, तो प्रोकैरियोटिक सजीवों में उत्प्लावकता देने के लिए, बायोन्सी देने के लिए कौन हेल्प करता है, ये जो वायुधानी होती है यही हेल्प करती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। खाद्यधानी, जलधानी, संकुचनशील रसधानी सामान्य रूप से अमीबा में, सबसे सरल जंतु निम्न श्रेणी के जंतुओं में पाई जाती है। खाद्यधानी हो गई, जलधानी हो गई या फिर संकुचन रसधानी हो गई, ये सामान्य जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे आपका अमीबा हो गया, उसके अंदर खाद्यधानी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो निम्न श्रेणी के जंतुओं में ये सारी चीजें पाई जाती हैं। अमीबा में संकुचनशील रसधानी अतिरिक्त जल के निष्कासन में अर्थात परासरण नियमन में सक्रिय रूप से भूमिका निभाती है।
अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हमें देखने को मिल जाती है, जो कि उसके परासरण नियमन में, यानी कि जो उसका ऑस्मोटिक रेगुलेशन होता है, उसका जो ऑस्मोटिक रेगुलेशन होता है उसमें हेल्प कौन करता है, उसमें ये जो संकोचनशील राजधानी यानी जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है उसके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। अब यहाँ पे जाके आपके जो बेसिक जो सेल ऑर्गेनेल्स थे वो कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे बच क्या गया वो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। जैसे एक तो आपका केंद्रक बच गया, एक केंद्रिका, और एक इसके नीचे है गुणसूत्र। ठीक है, ये 3 ऑर्गेनेल्स बच गए हैं, इनको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे, और उसके बाद आपके जो सेल और सेल ऑर्गेनेल्स वाला जो टॉपिक है ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे सेल डिवीजन। ठीक है, इसके बाद अपन सेल डिवीजन की बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका कोई भी फ्रेंड है जो कि सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके साथ वीडियो को शेयर करें, जिससे उसकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। और इसकी जो PDF वो आपको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन करिएगा, नीचे लिंक आपको मिल जाएगी। लिंक नहीं मिलती है बाई चांस, तो आप टेलीग्राम पर जाके मुद्गल बायोलॉजी सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। सेम लोगो है, सेम प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है जो कि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं। ठीक है, जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारी PDF मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको विद आंसर की वहाँ पे मिल जाएंगे, पिन मैसेज के अंदर आप जाके चेक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।